हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम लोग जीएस के मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके मिक्स हैं। इसमें साइंस भी है और इसमें आपकी पूरा जीएस भी है और स्टैटिक जीके भी है, और साथ साथ में हम इसमें थोड़ा सा करंट भी मिक्स करते हुए चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिमी हिमालय में स्थित है, जो डैश राज्य में स्थित है। यानी कि फूलों की वादी, ये चमोली, ध्यान रखना चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये उत्तराखंड का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राज्य में स्थित है ये। ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी को, चमोली जिला है उसको फूलों की घाटी कहते हैं। और नंदा देवी भी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी जो है वो भी आप ध्यान रखना उत्तराखंड में ही स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है, जिसको हेली नेशनल पार्क पहले नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क जो है नाम से जाना जाता था उत्तराखंड के। जो सबसे पुराना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थित है। दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क, ध्यान रखना ये, तो दुधवा आपका वही यूपी में हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी जो भी है हेली नेशनल पार्क, ध्यान रखना इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और उत्तराखंड के सीएम हो जाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान से ही है। कहा जा रहा है कि सही मिलान कीजिए जिंक धातु और किससे? जिंक धातु। सही मिलान करना है। SO2 की गैस की गंध, PbI2 का रंग। तो अब देख लीजिए, इसको हम लोग मिलान करते हैं। तो जो जिंक धातु है वो कुछ ग्रे टाइप में रहती है क्या? यानी कि ए वाला जो मिलेगा आके वो सेकंड से मिलेगा। जिंक धातु ग्रे टाइप में रहेगी। और जो SO2 गैस की गंध है वो तीसरे में मिलेगी, पुंगेट SO2 गैस की गंध। और PbI2 का रंग जो होता है वो कुछ पीला सा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो ए वाला है, ए वो सेकंड से मिलेगा। तो ए तो सेकंड से नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं, ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को भी हम लोग करते चलेंगे, न्यूमेरिकल को भी कराएंगे आपके पूरे क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल को भी करेंगे और यहाँ सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे न्यूमेरिकल को भी, ठीक है। चलो देखते हैं, न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। कहा गया है जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी कि आई का वैल्यू है 4 एम्पियर, ठीक है, प्रवाहित होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा गतिज अंतर जो है, सॉरी ऊर्जा नहीं है, इसका गतिज अंतर 60 वोल्ट विभवांतर, यानी कि V बराबर दिया गया आपको 60 वोल्ट, ठीक है। कह रहे हैं यदि गतिज जो है अंतर, गतिज अंतर दूसरा है ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है 157.5 वोल्ट हो तो हीटर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित खींचता है, यानी कि I2 का मान पूछ रहे हैं। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, V बराबर IR, ये होता है ओम का नियम। क्या होता है? V बराबर IR। तो यहाँ V बटे I कर देंगे बराबर R। R को अगर हटा देते हैं तो R एक नियतांक होता है, तो इसकी जगह पर एक फॉर्मूला बन जाता है V बटे I बराबर V बटे I। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर कर दो 2, यहाँ पर कर दो 2, ठीक है। V1 बटे I1 और V2 बटे I2 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, V1 बटे I1 और V2 बटे I2 करते हैं। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमको दिया गया रखा। तो देखो क्या दे रखा है, तो हमसे पूछ रहे हैं I2 की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, क्वेश्चन मार्क। तो I की वैल्यू है 4 एम्पियर, 4 रख देंगे। पहले तो हम लोग लिखेंगे वोल्ट, कितना वोल्ट है? 60 वोल्ट, बटे में कितना एम्पियर है? I की वैल्यू क्या है? 4 एम्पियर है। और दूसरा V कितना है? 157.5 है। बटे में क्या रख देंगे? हम बटे में रख देंगे आपकी जो वैल्यू पूछी गई है I2 का मान रख देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह 4 से कट जाएगा, 15 से कटेगा, और ये I2 की गुणा इधर हो जाएगी और 15 से इसको काट देंगे। तो देखो 15 एकम 15, 15 से काट 15, 15 दशामलव 150 हो जाएगा, बचेगा 7, और 15 अपना 75।
तो दशमलव यहाँ पर लगेगा तो I2 यहाँ आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.5। ठीक, I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.5, जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ध्यान देखना यहाँ पर कितनी गलती हो। निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति, किए गए कार्य की गति अलग चीज होती है, और कार्य का मात्रक जो है बहुत सारे बच्चे बता देंगे, कार्य बता देंगे, बल या ऐसे करके ध्यान रख दें तो गलती हो जाएगी। कार्य की गति शक्ति को कहते हैं। देखो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। कार्य करने की दर यानी कि W/T, या गति कह लो या दर कह लो, बात एक ही है। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ध्यान रखना, कार्य करने की गति दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है आप सभी लोगों को। बल जो है ये फोर्स है, न्यूटन होता है इसका मात्रक, ऊर्जा जो कैलोरी, जूल इसका मात्रक होता है, वेग जो है मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है। ये भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रास सिटी मरचूला के नजदीक कूपी पर डैश उत्तराखंड में स्थित है। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जगह है वहां पर, उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा जगह है, वहां पर है ब्रास सिटी। ठीक है, ध्यान रखना है, अल्मोड़ा जो है जगह है वहां पर है ब्रास सिटी। क्वेश्चन नंबर 105 जो है ये ध्यान रखना है, 1105 है, वो हम लोग 5 ही ध्यान रखेंगे। एप्स में शामिल है, तो ध्यान रखना एप्स में जो शामिल है वो पक्षी शामिल है। एप्स में कौन शामिल है, पक्षी शामिल है, ये जरूर ध्यान रख लेना। बस इतना है, बस इतना ही ध्यान रखना, एप्स जो है इसमें पक्षी शामिल है। अगला है, डैश ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनगरी स्थानांतरित की जिसे दौलताबाद किया गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका राइट आंसर 106 का। मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, और फिर देवगिरी जिसे दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, फिर दौलताबाद से फिर वो दिल्ली ले गया था, इसीलिए इसे मूर्ख बादशाह, और ये बहुत ही पढ़ा लिखा था। जितने भी जो बादशाह थे उन सब में ये बहुत ही पढ़ा लिखा बादशाह था। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये आप ध्यान रख सकते हो, ये विवादित शासक भी रहा, एक लेन पूल व्यक्ति हैं। इन्होंने इन्हें विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को एक लेन पूल व्यक्ति हैं, इन्होंने विरोधाभासों का मिश्रण कहा है, और ये मिश्रण ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, चलिए। और ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसे ध्यान रखना, 712 में जो है सबसे पहले भारत आने वाला ये प्रथम मुस्लिम शासक था, या आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम रहता है। अगला क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 107। जी दिख गया, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। तो कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। बहुत सही है, जो प्रकाश तरंग है ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं, प्रकाश तरंग जो है वो कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ। ध्यान रखना है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं, और प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती हैं, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। ध्वनि तरंग कैसी होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, और प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। और तरंगों को मुख्यतः हम दो प्रकार बांट सकते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग में भी दो प्रकार बांटते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। आप जरूर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फिर से न्यूमेरिकल आ गया है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ओके। तो एक सुचालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब आई का मान है हमारे पास 2 एम्पियर, जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गति ऊर्जा पर है, यानी कि V जो है गति ऊर्जा है, मतलब आप समझ सकते हो गति ऊर्जा है, तो K का मान दिया गया है 4 ऊर्जा पर सुचालित है। सुचालक में प्रतिरोधक क्या है, ये तो वोल्ट है, तो ये तो है V का मान हो जाएगा V। तो 4 वोल्ट गति ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी कि R की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो वो ओम के नियम से बिल्कुल सिंपल तरीके से लग जाएगा। V बराबर IR होता है ओम का नियम। तो देखो किसकी वैल्यू दी गई है, V की दी गई है 4, और I की दी गई है 2, और R की पूछ रहे हैं, ठीक है। तो 2 से काटो तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बराबर R, यानी कि 2 ओम आ जाएगा। इसका राइट आंसर B हो जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पर सॉल्व करके भी चलाते जो है आपको करते चलते हैं, ठीक है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके यक्ष शुक्राणु उसके या उसकी प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना है, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके यक्ष शुक्राणु
अब यहाँ पर गलती करेंगे बच्चे। तो मनुष्य जाति लिखा है, पहली बात तो ये पुरुष नहीं होता है, मनुष्य जाति का मतलब अलग चीज होती है, माता पिता दोनों हो जाएंगे। अब मनुष्य जाति के एक पुरुष को यक्ष शुक्राणु उसको कौन देता है? माता देता है, पिता देता है, माता पिता दोनों देते हैं। तो ध्यान देना है, पहले तो ओरल हम बता दें, पिता के पास होते हैं यक्ष वाई और माता के पास होते हैं यक्ष एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा, अगर किसी जो एक पुरुष है उसको यक्ष शुक्राणु मिले हैं, तो यक्ष शुक्राणु मिले हैं तो उससे प्राप्त होगा, तो उसे जो है यक्ष शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होंगे? माता से, पिता से। तो आपका जो है गलत हो सकता है ये सवाल, बिल्कुल सही से आंसर देना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, बताओ सभी लोग। हाँ, पिता वाले गलत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा माता। ठीक है, कैसे बता देते हैं। अगर अगर उसको पुरुष है तो उसको पिता से वाई मिलता, नहीं तो वो पुरुष ही नहीं बन पाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर यक्ष एक्स रहेगा तो वो माता जो लड़की बन जाएगी, और यक्ष वाई रहेगा तो वो लड़का बन जाएगा। अब समझना, वो लड़का बन गया है, इसका मतलब उसको यक्ष शुक्राणु मिला है किससे? माता से। ठीक है, अगर पिता से यक्ष मिला होता तो वो लड़की बन गई होती। ठीक है, क्योंकि माता के ऑलरेडी यक्ष एक्स ही रहते हैं। लड़का या लड़की होना किस पर डिपेंड करता है? ये पिता पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? पिता पर। अगर पिता से यक्ष मिलेगा तो लड़की होगी, और पिता से वाई मिलेगा तो लड़का होगा। और ये लड़का है, और तुमसे पूछ रहा है यक्ष किससे मिला है, तो लड़का है तो पिता से तो यक्ष मिला नहीं होगा, क्योंकि पिता से होता तो ये लड़की हो जाती, क्योंकि ये पुरुष है। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? मेंडलीव। देख लो, यहाँ पर जो मोजले हैं ये बहुत ही आपको आंसर करने में सहायता कर रहे हैं, क्योंकि मोजले ने परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर जो है सारणी को नहीं सजाया था, उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है, जो ऑप्शन है सी। डोबेनायर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ने जो परमाणुओं को सजाया था वो परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर सजाया था, जबकि मोजले ने परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। डोबेनायर ने एक त्रिक सिद्धांत दिया था, तीन के तत्वों को आधार पर सजाया था, और न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। ठीक है, और मेंडलीफ ने भी अपने जो टोटल, उस समय जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी खोजी थी तो उस समय इनकी जो आवर्त सारणी में जो टोटल तत्व थे वो 63 थे। कितने थे? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उस समय कितने तत्व थे? 163 तत्व थे। यहाँ ध्यान रखना। बाकी इन्होंने भी काफी अच्छा प्रयास किया, और उसके बाद में एक व्यक्ति आया, उन्होंने उनका ही मोजले जो हैं, हम लोग जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं? मोजले के पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की है। और वो किस आधार पर वर्गीकृत है? तो वो है परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में हुआ था। अरे ये तो बच्चों को पता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था भाई? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो 1900। अच्छा, इसे 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी बॉम्बे पे 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने बॉम्बे से इसको संचालित किया था। इसीलिए 8 अगस्त को ही, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह जन क्रांति जो है, जन क्रांति या भारत की अंतिम लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गांधीवाद हिंसक आंदोलन भी कहते हैं, भारत स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई भी के नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, जन क्रांति के नाम से जानते हैं, और भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इतने इसके उपनाम है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपकी प्लेटफॉर्म की बुक है, रुक्मणी प्रकाशन से, मैं उससे आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसका ले सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है, और काफ़ी इन्होंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उनको सम्मिलित किया है, वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए, और जितने जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पेज में सेट कर दूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी बताने पड़ जाते हैं कभी कभार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 में कहा जा रहा है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है? किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्त पाई जाती है? तो ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन याद करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अधातुओं में एक तो वो अधातु है, फिर चमकदार है, क्योंकि जितनी भी चमकदार चीजें होती हैं वो सभी धातुएं होती हैं, और ये अधातु होकर चमकदार है, इसका मतलब ये आयोडीन है। क्या है? आयोडीन है। तो ध्यान रखना है, आयोडीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधातुओं में जो आयोडीन है वो चमकदार होती है। और समझते हो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है,
आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप हमें क्या बताएंगे, जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और क्लोरीन जो है पीले रंग की तथा तीखी दम घोटने वाली गैस भी होती है। नियान एक अक्रिय गैस है, जो यहाँ पर नियान है ये अक्रिय गैस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है डैश 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है, यानी कि कौन 4 बार जो है अंशु जमसेपा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और इससे कुछ फैक्ट बता देते हैं। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली वाला पहला जो व्यक्ति था वो शेरपा तेंजिंग, क्या नाम था उसका नाम था शेरपा तेंजिंग, भारत सही था, शेरपा तेंजिंग। और एक एडमंड हिलेरी को ध्यान रखना, ये यहाँ न्यूजीलैंड के थे। ये कहाँ के थे, न्यूजीलैंड के। ये भारत के शेरपा तेंजिंग, इन्होंने भारत पर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले जो है चढ़ाई की थी, माउंट शिखर एवरेस्ट पर 1953 ईस्वी में, 1953 में। और जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई यूरोप का क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा एल्ब्रुज हो जाएगा। और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, और ये सबसे बड़ा वहाँ का है अफ्रीका का, तो ध्यान रखने हैं। और भी बहुत सारे हैं तो ध्यान रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये न्यूमेरिकल आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम तुम्हें बता दें कि भाई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और 2 बार भारत की महिला थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, वो संतोष जो है, आप समझते होंगे संतोष यादव हैं, आप कई बार पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग, तो वेग है यहाँ पर, ये मिस्टेक से लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। यानी कि गतिशील ऊर्जा की बात करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है K बराबर हाफ mv², इसको ध्यान रखना। तो K का मान दिया गया आपको कितना, 120 जूल, और उसमें उस वस्तु का द्रव्यमान खोजें, यानी कि m का मान पूछा जा रहा है। तो देखो जो चीज दी गई वो रख देते हैं, K का मान दिया गया तो इस वाले फार्मूले रख दो, इस वाले फॉर्मूले रख देंगे। तो K का मान कितना है, 120 जूल बराबर हाफ यम का उस वस्तु का द्रव्यमान खोजें, यानी कि यम का मान पूछ रहे हैं। वी का मान है 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 का वर्ग लिखना पड़ेगा, या 4 गुणे 4 2 बार लिख लो, बात एक ही है। तो 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, और 2 से इसको काट दो, यहाँ 6 आ जाएगा, और 4 से काट दोगे 15 आ जाएगा। तो यम बराबर कितना आ जाएगा, 15 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 15 किलोग्राम आ जाएगा। तो ये हाफ mv² होता है। एक होता है mgh, ये भी बता देते हैं, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ये होता है स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, पीछे mgh होता है। अगर आप कहीं पर ये यूज कर ले तो आप इसको भी ध्यान रखना। विखंडन के कितने प्रकार होते हैं, तो विखंडन के सामान्यतः जो है 2 प्रकार होते हैं, समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। ओ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो इनवर्स लगा होता है -2, इसका मतलब होता है बटे में। जैसे यहां से समझो, जैसे ये लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, तो ये मात्र एक ही ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, ये राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम है ये। ठीक है, जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसका मान भी ध्यान रखना है। इसका मान क्या होता है, तो ये कैपिटल जी बराबर होता है m1 m2 और 3 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं, तो इसका मान पहले ध्यान रखो, तो याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा फिर से लगा, 6.67 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, और ठीक है बताता हूँ, हाँ r², तो मीटर स्क्वायर है ना, तो m1 m2 अपन r², तो यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हो। और इसमें एक रिलेशन भी होता है, वो आप रिलेशन हमें बताइएगा। कैपिटल जी और स्मॉल जी में एक रिलेशन भी होता है, वो आप हमें रिलेशन बताइएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? तो प्रकाश सबसे अधिक गति भाई निर्वात में करता है। किसमें करता है? तो ये तो सब बच्चों को पता होगा। प्रकाश जो है सबसे अधिक गति किसमें करता है? निर्वात में करता है। और ध्यान रखना, प्रकाश का वेग माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। मतलब जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा प्रकाश का वेग भी उतना ही कम हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे प्रकाश जो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और कांच से हल्का जल, तो जल में होती है 2.25 × 10⁸ जो है 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और ऐसे ही निर्वात में कितनी चाल होती है आप बताइएगा? निर्वात में आप सभी लोगों को पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है 119, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अब देखो, एक अणु जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य है। असमान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। परमाणु पदार्थों को अविभाजीकरण है। तो ये इसका इस हिसाब से सही हो जाएगा 119 का डी। क्यों? डाल्टन की पद्धति के अनुसार कौन सा कथन है? तो डाल्टन की पद्धति के अनुसार बताना है तो परमाणु पदार्थों के अविभाजीकरण है। डाल्टन साहब ने बताया था कि जो परमाणु है वो अविभाजीकरण है, लेकिन धीरे धीरे 19वीं शताब्दी बीतती गई और धीरे धीरे ये पता चला और बहुत ही अच्छे से खोज हुई तो पता चला कि परमाणुओं को भी विभाजित किया जाता है। और परमाणुओं, देखो सबसे छोटा परमाणु होता है, परमाणुओं को भी विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणुओं को किसमें विभाजित किया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। ये अब पूछा जाता है इनमें से कौन आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ईंट पर नाचो, आप इसका एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ईंट पर नाचो। तो ध्यान रखना, ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट जे टॉमसन ने खोज की, पी से प्रोटॉन रदरफोर्ड ने की, ना से न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने खोज की है। इस हिसाब से आपने छोटे पे याद भी किया होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? तो देखो, इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य में उत्पादन में काफी वृद्धि करता है? तो एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के तहत जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के जो सेब थे वो आप उसमें ज़्यादा विकास किया गया। जैसे हमारे यहाँ जो गेहूं था उसमें आप देखते थे हरित क्रांति जो आई थी तो उससे गेहूं का जो है ज़्यादा बढ़ाया गया था, जिसमें उत्पादन जो है ज़्यादा बढ़ा था। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेबों के लिए जो आपकी क्रांति आई थी वो गुलाबी क्रांति थी। कौन सी? गुलाबी क्रांति है यहाँ पर, सी ऑप्शन राइट आंसर, गुलाबी क्रांति थी। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। और आप सभी लोग जानते हैं लाल क्रांति जो का संबंध है टमाटर से है और मांस उत्पादन से रहेगा। लाल जो है लाल और हरित क्रांति का अनाज उत्पादन से बता चुके हैं। और श्वेत क्रांति का दूध संबंध से आप समझते हैं। श्वेत क्रांति वर्गीस कुनियर है इनके जनक, और सेब में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है, वो सब अलग की बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम, ध्यान देना, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है, ध्यान रखना, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम को सी से लिखते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो है 20, लेकिन यहाँ परमाणु द्रव्यमान पूछ रहे हैं तो 20 का डबल 40 है यहाँ पर। क्या इसका राइट आंसर हो जाए? 40। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के पेपर ही शिफ्ट जो 2018 में हुआ था उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आप होने वाले एग्जाम्स ज़्यादा दिन नहीं हुए तो आपको पैटर्न भी समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जितने भी आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस भी है इसमें, मिक्स है, स्टैटिक जीके भी है। तो देखो, ये देखो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान रखना, डैश पांड्य वंश की राजधानी थी। तो पांड्य वंश की राजधानी जो थी वो मदुरै थी। क्या थी? मदुरै। ये मदुरै कहाँ है? केरल में पड़ता है। और मदुरै में ही मीनाक्षी मंदिर भी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी। ध्यान रखना, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो विश्व भारती की स्थापना की थी और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, बहुत इजी क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कोई रॉकेट जो है क्या
कार्य करता है। इसका मतलब होता है, संवेग संरक्षण का मतलब होता है कि जितनी ऊर्जा से कोई चीज़ आगे जाती है उतनी ऊर्जा से कोई चीज़ पीछे हो जाती है। रॉकेट कब लॉन्च होता है? जब आपने देखा होगा, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके पीछे से बहुत सारी वायु निकलती है, यानी कि गैसें निकलती हैं। जितनी मात्रा में ताकत पीछे को लगती है उतनी आगे लगती है। कुछ न्यूटन के नियम के अनुसार ही कार्य करता है। संवेग संरक्षण का जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसी में ये न्यूटन के जब नियम पढ़ते हैं तो उसी में ये नियम पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये किस प्रकार करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत प्रकार करता है। इस नियम के अनुसार होता क्या है कि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग जो है नियत रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम के साथ संयोजन के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होता है। ये संयोग संरक्षण दोनों नियम मिलाकर ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? और हम बता दें आपको, जब ये इस क्वेश्चन इसका जब हमने ये जब वीडियो स्टार्ट किया उसका पहला क्वेश्चन उसी राज्य का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी हम आपको बता चुके हैं कि उत्तराखंड में ही आप देखें फूलों की वादी वाला जो है, तो ये भी ध्यान रखना है। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत और जो है और भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, और आप बता दें, करंट अफेयर से जोड़ दें आपको, हिम तेंदुआ संरक्षण जो है उत्तराखंड में है। और आपको जोड़ दें करंट अफेयर से, इसकी गैरसैंण एक दूसरी राजधानी भी है। उत्तराखंड की गैरसैंण दूसरी एक राजधानी भी है। और आप ध्यान रखना है, जो पहला जो है विश्वविद्यालय कृषि मतलब पंतनगर में ही, उत्तराखंड में ही स्थित है। तो आप ये त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हम आपको करंट अफेयर में जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव के निषेचन अंड में होते हैं। मानव के निषेचित अंड में होते हैं। मानव के अनिषेचित अंड में होते हैं। क्या होते हैं? एक एक्स क्रोमोजोम, एक एक्स वाई क्रोमोजोम, एक्स वाई क्रोमोजोम या एक वाई क्रोमोजोम। क्या होते हैं बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव के निषेचन अंड में एक एक्स क्रोमोजोम होते हैं। निषेचन में एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखना है। और 23 जोड़ी टोटल आपसे पूछा जाए कितना, 23 मतलब 23 का पेयर होता है, 46 होते हैं यानी कि। ठीक है, 23वीं जोड़ी थे। और बस जैसा कि हमने बता चुके हैं कि आपको एक्स रहेगा तो वो लड़की रहेगी और एक्स वाई रहेगा। मानव के निषेचन अंड में क्या रहता है? एक एक्स क्रोमोसोम रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल 130 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। 127, ओके। तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, तत्व यक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र X2O3 है। यक्स का आवर्त सारणी में डैश की भांति समूह होने की संभावना है। तो इसका देखो, ये एल्युमिनियम की L2O3 एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क जैसा लग रहा है, तो ये एल्युमिनियम का हो जाएगा। जब आप एल्युमिनियम का अयस्क पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ काफ़ी क्लियर हो जाएगी। देखो, यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? तो देखो, पावर से एक क्वेश्चन पीछे भी आया है, पीछे वाली शिफ्ट में हम लोग दूसरे शिफ्ट में आ चुके हैं, तो इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो ये वो शक्ति होती है भाई इसकी। तो डब्ल्यू बटे टी क्या कहलाता है? पावर कहलाता है भाई। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो कहीं पर अगर शक्ति हो तो देखो, टी समय में कार्य करने को तो उसकी पावर क्या होगी? तो W/T कार्य बटे समय। ये राइट आंसर हो जाएगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, P बराबर VI भी होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में। इसको जरूर आप ध्यान रख सकते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो थे पैथिक लॉरेंस थे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव पारित किया था जिसके अंतर्गत अंतरिम सरकार की स्थापना, पाकिस्तान को अलग देश के मान सैद्धांतिक व्यवहार रूप में खारिज कर दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में पाकिस्तान ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर 16 अगस्त 1946 को एक प्रत्यक्ष रूप में मनाया। पाकिस्तान ने 16 अगस्त 1946 को क्या मनाया? एक जो है प्रत्यक्ष दिवस के रूप में इन्होंने तुरंत एक्शन लो, ऐसा वाला जो है काम इन्होंने किया था। बड़ा ही दयनीय व्यवस्था रही। चलिए अगला देखते हैं, डैश स्कैरिस का साधारण नाम होता है। तो ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा राउंड वर्म हो जाएगा। तो राउंड वर्म जो है का नाम स्कैरिस का साधारण नाम है। राउंड वर्म स्कैरिस का साधारण नाम है। ठीक है, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग 130 जो है 30 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।